हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग थॉमस हार्डी की काफ़ी फेमस नॉवेल टीज ऑफ द अवरविल्स से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम टीज ऑफ द अवरविल्स की समरी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ये दूसरी वीडियो है टीज ऑफ द अवरविल्स से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले तो हम रोल ऑफ फेट एंड चांस इन टीज ऑफ द अवरविल्स का आंसर लिख रखे हैं 5 पेज में अप्रॉक्स। उसके बाद कैरेक्टर स्केच ऑफ एंजल क्लेयर के कैरेक्टर स्केच को भी लगभग 5 पेज में डिस्कस कर रखे हैं। और ये जो नोट्स है 5 पेज का वो 14 to 15 मार्क्स के लिए काफ़ी होगा। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रोल ऑफ फेट एंड चांस। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, सिर्फ रोल ऑफ फेट पूछ देता है, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना आंसर स्टार्ट करना। इन थॉमस हार्डी मास्टरपीस टीज ऑफ द अवरविल्स, की थॉमस हार्डी की जो मास्टरपीस है, इट मीन्स बहुत प्रसिद्ध अति महत्वपूर्ण संरचना है टीज ऑफ द अवरविल्स, फेट एंड चांस प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो उसमें फेट और चांस दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन में सिर्फ फेट लिखा रहे तो वहाँ पे सिर्फ आप फेट यूज करना, चांस वर्ड यूज नहीं करना कि फेट प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल पार्टिकुलरली इन द लाइफ ऑफ नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट टेश। और विशेष रूप से इस नॉवेल की जो प्रोटैगनिस्ट है टेश, उसके लाइफ में जो है ना फेट और चांस दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सी इज प्रेजेंटेड एज ए विक्टिम ऑफ फेट, उसको प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है एक फेट इट मीन्स भाग्य के विक्टिम के रूप में, जो अपने भाग्य का शिकार हो जाती है, वैसा प्रेजेंट किया गया है टेस को इस नॉवेल में। इन द होल नॉवेल, पूरे नॉवेल के दौरान, पूरे उपन्यास के दौरान, टेस डजंट कमिट एनी क्राइम, टेस जो है वो कभी भी कुछ गलत नहीं करती और शी ना ही कोई पाप करती है। बट सी हैज़ टू फेस ट्रेजिक एक्सपीरियंस, लेकिन उसको जो है बहुत सारे ट्रेजिक एक्सपीरियंस इट मीन्स दुखद अनुभवों का सामना करना पड़ता है पूरे नॉवेल के दौरान। इट सीम्स दैट ऑल द डिजास्टर्स एंड इनह्यूमन इंसिडेंट ऑफ हर लाइफ, ऐसा प्रतीत होता है कि टेस के लाइफ में जितने भी डिजास्टर्स इट मीन्स विनाशकारी और इनह्यूमन इट मीन्स अमानवीय इंसिडेंट हुए हैं, अमानवीय घटना हुई है, आर कंट्रोल्ड एंड प्री डिसाइडेड बाय द फेट, उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण किया जाता है और वो प्री डिसाइडेड है फेट के द्वारा। इट मीन्स उसके भाग में पहले से ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, तय है कि होना है ही। अब आगे हम लोग 3 फेजेस ऑफ टेस्ट लाइफ, टेस्ट के लाइफ के 3 फेजेस, 3 अवस्था को पढ़ेंगे। We can be divided into Tess life into different stages due to various traumatic situations in her life. हम लोग अब टेस की लाइफ को अलग अलग 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं, और ऐसा बांटते इसलिए हैं ताकि उसके लाइफ में जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस, ट्रॉमेटिक इट मीन्स हो जाता है जो भी उसको ट्रॉमा देने वाले, सदमा देने वाले सिचुएशन आई है ना, उसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए यहाँ पे हम लोग टीज के लाइफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए। सबसे पहला पार्ट है टेस लाइफ इन हर पेरेंट्स होम, कि पेरेंट्स के होम में, अपने माता पिता के घर में टेस का कैसा लाइफ रहता है। सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड बॉयफ्रेंड, कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड और पेरेंट्स से अलग होती है, दूसरे में ये पढ़ेंगे। थर्ड में ट्रेजिक एंडिंग ऑफ हर लाइफ, कि किस तरह से उसका जो लाइफ का ट्रेजिक एंडिंग होता है, एक दुखद अंत होता है, इट मीन्स कैसे इस नॉवल के अंत में टेस की मृत्यु हो जाती है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहला इंसिडेंट अब हम डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द पेरेंटल होम, कि जब वो अपने पेरेंटल होम में थी, माता पिता के घर में थी, उस अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। टेस बिलोंग्स टू ए लो इनकम फैमिली, टेस जो है एक लो इनकम फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब उसके घर की जो आमदनी है वो बहुत कम है। वेयर सी इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑन होम ऑल द होम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड, और अपने फैमिली की वो सबसे एल्डेस्ट डॉटर है, सबसे बड़ी बेटी है, इस वजह से जो परिवार का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना वो उसी पे डिपेंड करता है। एज द फैमिली एल्डेस्ट डॉटर, एक अपने फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर होने के नाते, सी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर यंगर सिबलिंग्स एंड हाउस होल्ड चोर्स, मतलब एक एल्डेस्ट डॉटर होने के नाते उसको अपने भाई बहन का, छोटे भाई बहन का, सिबलिंग्स का ध्यान रखना होता है, और हाउस होल्ड इट मीन्स घर की जो सारी ज़रूरतें की चीज़ें होती है ना, ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो सारा काम भी उसको ही करना होता है, ध्यान रखना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, हर फादर इज ए ड्रंकर्ड, उसके पिता जो रहते हैं वो ड्रंकर्ड रहते हैं, इट मीन्स शराबी रहते हैं, वो डज नॉट केयर फॉर टेस्ट एंड द फैमिली, जिनको कि अपने परिवार की या फिर टेस्ट की कोई चिंता ही नहीं होती है। सो शी डिसाइडेड टू हेल्प द फैमिली विद द फैमिली बिजनेस, इसलिए टेस्ट यहाँ पर डिसाइड करती है
कि अब पापा तो हेल्प कर नहीं रहे, तो अब हम अपने फैमिली की मदद अपने फैमिली बिजनेस से खुद ही करेंगे, मतलब काम करने का वो डिसाइड कर लेती है। When Tesh and her brother Abraham go to market, जब टेश और उसका भाई अब्राहम जो है मार्केट जाते हैं, their horse named Prince collides with the local mail cart and the horse dies in this incident। तो उनका जो हॉर्स था, जिसका कि नाम इस नॉवेल में प्रिंस बताया गया है, वो कोलाइड्स, इट मीन्स क्या होता है, टकरा जाता है एक लोकल मेल कार्ट से, एक लोकल मेल की गाड़ी से, और वहीं पे जो है उसके हॉर्स की मृत्यु हो जाती है उसी इंसिडेंट में, उसी घटना में। आफ्टर द डेथ ऑफ द हॉर्स, अब हॉर्स की मृत्यु के बाद, उसके घोड़े की मृत्यु के बाद, देयर इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस बिकम मोर वर्स एंड पुअर। तो उनका इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, इट मीन्स उनकी आर्थिक जो परिस्थितियाँ थी वो और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है, वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। हर फैमिली कंडीशन कैन बी ऑब्जर्व्ड, उनके फैमिली कंडीशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है, समझा जा सकता है। वैंसी से, जब वो कहती है, टिश ऑल माई डूइंग ऑल माइन, नो एक्सक्यूज फॉर मी नन, व्हाट विल मदर एंड फादर लीव ऑन नाउ, अबे वी कांट गो ऑन विथ आवर लॉर्ड, प्रिंस इज किल्ड। इस तरीके का लाइन प्रिंस की मृत्यु के बाद यूज़ किया जाता है टिश के द्वारा, तो इससे हम उसकी फैमिली की कंडीशन को समझ सकते हैं। अब सेकेंड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, द हेल्पलेस इंसेप्शन ऑफ द सेकेंड स्टेज। हेल्पलेस इंसेप्शन हो जाता है कि किस तरह से एक असहाय आरंभ होता है दूसरे स्टेज का, दूसरी अवस्था का। आफ्टर द डेथ ऑफ द हॉर्स, अब हॉर्स की तो मृत्यु हो गई है, टेस हैज टू वर्क एट मिसेस डी ओवरविल्स हाउस टू सपोर्ट हर फैमिली फाइनेंशियली। टेस को मिसेस डी ओवरविल्स के हाउस में काम करना पड़ता है अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए। इनिशियली शी फील्स हेजिटेशन गोइंग टू द हाउस ऑफ मिस्टर डी ओवरविल्स। स्टार्टिंग में तो, शुरुआत में तो उसको हेजिटेशन फील होता है, हिचकिचाती है मिसेस डी ओवरविल्स के घर जाने में, बट सी डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन टू मेक हर फैमिली सर्वाइव। लेकिन उसके पास जो है दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था जिससे वो अपने फैमिली को सर्वाइव करवा सके, जीवित रह सके, अपने फैमिली के फाइनेंशियल जरूरतों का पूरा कर सके। व्हेन सी रीचेस द डेस्टिनेशन, और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, अपने लक्ष्य पे पहुंचती है, मिसेस डी ओवरविल्स के हाउस पहुंचती है, सी फर्स्ट मिस एलेक, वो किससे मिलती है, सबसे पहले एलेक से मिलती है। एट द फर्स्ट साइट ऑफ टेश को पहली नजर में देखने के बाद या पहली बार मिलने के बाद, एलेक अट्रैक्टिव टुवर्ड्स हर ब्यूटीफुल एंड मैग्नेटिक फिजिकल अपीयरेंस। तो एलेक जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है उसकी सुंदरता और मैग्नेटिक फिजिकल अपीयरेंस को लेके, इट मीन्स चुंबकीय फिजिकल अपीयरेंस को लेके। कहने का अर्थ है ऐसी सुंदरता थी जो जिससे कि कोई भी इंसान ना उसकी तरफ खिंचा जा सके, तो वो देख के एलेक भी जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है टीस को देखने के बाद। व्हेन टेश रिटर्न विथ हर फ्रेंड्स, जब एक बार टेश अपने दोस्तों के साथ वापस आ रही थी, एलेक मीट्स देम ऑन द वे होम। एलेक जो है अब उसे घर के रास्ते में मिलता है। एलेक सेड्यूसेस हर इन द डार्क इन ए स्कल्डेड प्लेस इन द डार्केस्ट फॉरेस्ट। अब एलेक ना सेड्यूसेस, इट मीन्स हो जाता है उसका रेप करता है अंधेरे में, एक स्कल्डेड, एक सुनसान जगह पे, घने जंगल में। सी कैन नॉट इवन फील व्हाट इज हैपनिंग टू हर, वो समझ भी नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा था। व्हेन सी इज बीइंग सेड्यूस्ड, जब वो उसका सेड्यूस किया जा रहा था एलेक के द्वारा, इट मीन्स एलेक जब उसका रेप कर रहा था, तो टेस जो है यहाँ पे समझ भी नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा था। टेस एक्सप्लेन्स हर बैड कंडीशन टू हर मदर। अब टेस जो है अपने घर आने के बाद, उस इंसिडेंट के बाद, अपनी माँ को जो है सारा चीज़ बताती है उस बुरे इंसिडेंट के बारे में। बाय सेइंग दिस, इस तरीके से, हाउ कुड आई बी एक्सपेक्टेड टू नो, कि मैं इस चीज़ को या फिर रेप के बारे में कैसे जानती। आई वॉज ए चाइल्ड वैन आई लेफ्ट दिस हाउस फॉर मंथ्स एगो, कि मैं बच्ची थी या कम उम्र की थी जब मैंने यह घर छोड़ा महीनों पहले। वाई डिडंट यू वार्न मी, आपने मुझे क्यों वार्न नहीं किया। तो इस तरीके से जो है टेश लाइन्स यूज़ करती है अपनी माँ को वो सारा इंसिडेंट बताते हुए। फ्रॉम दिस रेपिंग इंटिमेसी, अब इस रेप वाले इंटिमेसी के वजह से, रेप वाले अवैध संबंध के वजह से, टेश बिकम प्रेग्नेंट, टेश जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड बेगेट्स ए चाइल्ड नेम्ड शोरो, और बेगेट्स इट मीन्स जन्म देती है एक बच्चे को जिसका कि नाम शोरो है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव करके भी पूछता है कि टेश जो है एक बेबी को बर्थ देती है जिसका कि नाम शोरो बताया गया है इस नॉवेल में। हु डाइज एट हिज बर्थ, जो कि अपने बर्थ के टाइम ही या फिर बर्थ के कुछ समय बाद ही मर जाता है। सो दिस इज नथिंग बट फेट, इस वजह से यहाँ पे भी बताया गया कि ये कुछ और नहीं बस फेट था, इट मीन्स भाग्य का खेल था। इतना सारा कुछ जो है बुरा टेश के साथ हो रहा था। अब द सेपरेशन बिटवीन टेश एंड एंजल, की कैसे टेश जो है एंजल से मिलती है और कैसे अंततः अलग हो जाती है एंजल से, वो भी पढ़ेंगे। समथिंग वर्स अवेट्स हर
व्हेन शी डिसाइडेड टू लीव होम इन सर्च ऑफ ए जॉब टू सपोर्ट हर फैमिली फाइनेंशियली। अब ये सारा इंसिडेंट होने के बाद वो कुछ समय बाद तय करती है कि अब उसको फिर से अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बाहर जाना होगा, काम करना होगा, जॉब करना होगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि कुछ और भी ज़्यादा बुरा उसका वेट कर रहा है बाहर। एट दिस पॉइंट, इस समय, सम ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन हर लाइफ आर नोटिस्ड। कुछ हैप्पीएस्ट मोमेंट, कुछ खुशी के पल उसके लाइफ में देखने को मिलते हैं। वैन सी मिट्स एंजल क्लेयर, जब वो इस नॉवल में एंजल क्लेयर से पहली बार मिलती है। हु वर्क्स इन ए डेयरी फार्म। एंजल क्लेयर जो है एक डेयरी फार्म में काम करता था, वहीं पे टेस भी जॉब ढूंढते हुए पहुंचती है। एंजल क्लेयर इज ए हैंडसम मैन। एंजल क्लेयर जो है काफ़ी हैंडसम आदमी रहता है। whom almost all women like, जिसको कि लगभग सारी औरतें पसंद करती थी। बट द ब्यूटी ऑफ टेस अट्रैक्ट हिम, लेकिन जो टेस की ब्यूटी थी ना, टेस की सुंदरता थी ना, वो एंजल क्लेयर को भी अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। मतलब टेस के इनोसेंस से भी जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है एंजल क्लेयर। ही फॉल्स इन लव विथ हर एट फर्स्ट साइट। यहाँ पे एंजल क्लेयर को भी टेस से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। सम डेज लेटर, अब कुछ दिन बाद, दे मैरी एंड शेयर देयर पास्ट विच ईच अदर। दोनों शादी करने का तय करते हैं और एक दूसरे से अपना पास्ट, इट मीन्स पहले का लाइफ शेयर करते हैं। टेस एक्सेप्ट क्लियर पास्ट। अब टेस जो है वो क्लियर के पास्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, उसके अफेयर को एक्सेप्ट कर लेती है। बट क्लियर डजंट एक्सपेक्ट टेस्ट पास्ट। लेकिन जो क्लियर था, एंजल क्लियर, वो टेस्ट के पास्ट को, टेस्ट के जो मतलब जो भी उसके साथ रेप हुआ था और बेबी को एक बर्थ दी थी, तो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता। हियर अगेन फेट कम बैक इन लेस टाइम। यहाँ पे फिर से क्या दिखाया जाता है कि उसका जो बुरा भाग्य है, दुर्भाग्य है, फिर से बहुत ही कम समय में वापस आ गया है। मतलब ज़्यादा दिन जो है वो खुश नहीं रह पाई एंजल क्लियर के साथ भी। अब है रियूनियन एंड ट्रेजिक डेट, कि किस तरीके से उसका पुनः मिलन होता है एंजल क्लियर से और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। वैन एंजल क्लियर लिव्स टेस, अब जब एंजल क्लियर टेस्ट को छोड़ के चला जाता है, सी बिगिंस टू बिलीव दैट, तो उसको ऐसा यकीन रहता है या यकीन रखती है वो, दैट हस्बैंड विल वन डे रिटर्न टू हर, कि एक दिन उसका हस्बैंड उसके लिए जरूर वापस आएगा। एंड दैट दे विल बी यूनाइटेड फॉर एवर, और उस दिन के बाद से वे लोग हमेशा साथ रहेंगे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद, टेस मैरिज एलेक। टेस जो है एलेक से शादी कर लेती है एंड लिव्स ए फील्ड मैरिड लाइफ, और एक असफल विवाहित जीवन जीने लगती है। सडनली एंजल क्लियर रीअपियर्स। अब पुनः जो है एंजल क्लियर अचानक से रीअपियर होता है, इट मीन्स दोबारा आ जाता है इन टेस्ट लाइफ, टेस्ट के जीवन में। दे बोथ आर सरप्राइज टू सी ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। व्हेन एंजल डिस्कवर दैट टेस इज एलेक्स वाइफ, और जब एंजल को पता चलता है कि टेस जो है एलेक की पत्नी है, क्लियर लीव्स हर, क्लियर एंजल क्लियर जो है वहाँ से उसको छोड़ के चला जाता है विथ एलेक टू लिव ए मैरिड लाइफ, कि एलेक के साथ अपना मैरिड लाइफ, विवाहित जीवन जी सके। यहाँ से इसी बात को सोच के एंजल क्लियर जो है वापस चला जाता है। आफ्टर मीटिंग क्लियर, अब क्लियर से मिलने के बाद टेस गोज टू हर बेडरूम। टेस जो अपने बेडरूम जाती है। वैन सी ओपन्स द ड्रॉर, और जब वो अपना ड्रॉर अलमीरा खोलती है, सी सरप्राइज टू फाइंड द लेटर्स इन द बॉक्स सी रोट टू क्लियर, तो वो उन लेटर्स को, उन चिट्ठियों को देख के सरप्राइज हो जाती है जो कि वो एंजल क्लियर के लिए लिखी थी। नाउ सी अंडरस्टैंड्स दैट क्लियर डिडंट गेट द लेटर्स शी रोट फॉर हिम। अब उसको समझ में आता है कि वो जितना भी लेटर एंजल क्लियर के लिए लिखी ना, एक भी लेटर एंजल क्लियर को नहीं मिला। एलेक हाइड्स ऑल द लेटर, और एलेक जो था उसका पति, वो सारे लेटर्स को छुपा देता था। नाउ सी डिसाइडेड टू टेक रिवेंज एंड किल एलेक इन ए रेज। अब वो डिसाइड करती कि अब वो बदला लेगी एलेक से, और इसी वजह से वो गुस्से में एलेक को मार देती है। आफ्टर किलिंग एलेक, अब एलेक को मारने के बाद, टेस मिट क्लियर। टेस जो है क्लियर से मिलती है एंड स्पेंड्स मेमोरेबल मोमेंट्स विथ हिम, और कुछ समय खुशी के पल, कुछ अच्छे पल जो उसके साथ बिताती है। सी नोज, वो जानती है, सी कैन नॉट कंटिन्यू हर लाइफ विथ हिम, कि वो उसके साथ अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ एलेक्स मर्डर, क्योंकि वो एलेक का मर्डर कर रखी है। इवेंचुअली अंततः टेस इज हैंग्ड फॉर किलिंग एलेक। टेस को जो है फांसी की सजा दी जाती है या फांसी हो जाती है एलेक की मृत्यु करने की वजह से, एलेक को मारने की वजह से। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि किस तरह से टेस का जो है इस नॉवेल के अंत में किस तरह से डेथ हो जाता है। आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल द ट्रेजिक एक्सपीरियंस ऑफ टेस, अब टेस की लाइफ का सारा ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्व करने के बाद, देखने के बाद, इट कैन ईजिली बी कंक्लूडेड, तो ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दैट द लाइफ ऑफ टेस इज कंट्रोल एंड डायरेक्टेड बाय फेट।
यहाँ पे अगर फेट और चांस रहेगा तो दोनों आप यूज़ करोगे। कंट्रोल एंड डायरेक्टेड बाय फेट एंड चांस लिख दोगे, ठीक है। तो पूरा लाइफ उसका समझने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद समझ में आ गया कि उसका लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल और डायरेक्ट किया जा रहा था फेट के द्वारा, भाग्य के द्वारा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, दैट टेश इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल, ट्रेजिक एंड अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मतलब अंग्रेजी लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का जो है ना टेस्ट कैरेक्टर है ना, वो सबसे मेमोरेबल, ट्रेजिक, सबसे मतलब दुखद ट्रेजिक कैरेक्टर, अनफॉर्चुनेट इट मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण कैरेक्टर है। मतलब इतना बुरा शायद ही किसी कैरेक्टर के साथ, इंग्लिश लिटरेचर में इतने सारे नॉवेल्स प्ले लिखे गए हैं ना, तो उसमें शायद ही किसी कैरेक्टर के साथ इतना बुरा हुआ होगा। सबसे दुखद कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया टेस्ट को। फेट परफॉर्म्स ए सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ टेस्ट, और टेस्ट के लाइफ में जो फेट है, जो भाग्य है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। कैरेक्टर स्केच ऑफ एंजल क्लेयर, एंजल क्लेयर की कैरेक्टर स्केच को पढ़ेंगे। ये भी लगभग 5 पेज का हम लोग का होने वाला है। एंजल क्लेयर इज द मेल प्रोटैगनिस्ट एंड आइडियलिस्टिक कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल टेल्स ऑफ द अवरविल्स। एंजल क्लेयर जो है वो मेल प्रोटैगनिस्ट रहता है और एक आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी कैरेक्टर रहता है नॉवेल टेल्स ऑफ द अवरविल्स का, जिसको कि लिखा गया थॉमस हार्डी के द्वारा। एन इंग्लिश नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन पीरियड, जो कि एक अंग्रेजी नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे विक्टोरियन पीरियड के। यहाँ पे आपको हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम यहाँ पे एंजल क्लेयर का कैरेक्टर स्केच स्टार्ट किए हैं ना, तो अगर आपके एग्जाम में टेस्ट का कैरेक्टर स्केच आ जाए ना, तो आप सेम इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें मेल प्रोटैगनिस्ट की जगह पे फीमेल प्रोटैगनिस्ट लिख दोगे। उसके बाद जो इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं टेस्ट के बारे में, उसी से लगभग सारा कुछ लिख सकते हो। बस फेट और चांस वाला लाइन हर जगह से हटा दें। 3 फेज ऑफ टेस्ट लाइफ, ये भी लिखोगे ही, बाकी उसके 3 लाइफ के 3 अलग अलग फेजों को डिस्कस करोगे ही, कोटेशन और मेंशन करोगे ही। तो इस तरीके से आप ना टेस्ट के कैरेक्टर स्केच को भी इसी नोट्स के हेल्प से रेडी कर सकते हो। बस फिर से यहाँ पे फेट वाला लाइन एंड में नहीं लिखना है, बस बता देना है एंड में कि वो ना इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर के रूप में जानी जाती है अंग्रेजी साहित्य के इतिहास की, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप इसी क्वेश्चन के हेल्प से जो है टेस्ट का कैरेक्टर स्केच भी रेडी कर सकते हो। फिर से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंजल क्लेयर के कैरेक्टर स्केच को। ही इज द यंगेस्ट सन ऑफ रेवरेंड एंड मिसेस क्लेयर। ही इट मीन्स एंजल क्लेयर जो रहता है सबसे छोटा बेटा रहता है रेवरेंड एंड मिसेस क्लेयर का। बैकग्राउंड एंड सोशल स्टेटस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंजल गोज अगेंस्ट वॉट द फैमिली हैड इंटेंटेड फॉर हिम। एंजल जो है अपने फैमिली के अगेंस्ट जाता है, अपने फैमिली के विरुद्ध जाता है, जो कि फैमिली उससे उसकी चाहती है। एक करियर इन चर्च लाइक हिज फादर एंड ब्रदर्स। मतलब फैमिली चाहती है कि अपने भाइयों और पिता की तरह जो है एंजल क्लेयर भी जो है चर्च को अपना करियर के रूप में चूज करे। एंजल क्लेयर के जो पिता थे वो क्लर्जी मैन थे चर्च के, लेकिन ये जो है अपने फैमिली के विरुद्ध जाता है। ही परस्यू ए करियर दैट सीम्स अपोजिट ऑफ व्हाट हिज फैमिली वुड लाइक फॉर हिम, फार्मिंग। वो बिल्कुल अपोजिट करियर, परस्यू इट मीन्स हो जाता है वो अपना जो लक्ष्य रखता है या फिर पाने की कोशिश करता है, बिल्कुल अपोजिट करियर पाने की कोशिश करता है जो कि उससे उसकी फैमिली चाहती थी। जैसे कि वो फार्मिंग को चूज करता है एंजल क्लेयर अपने करियर के रूप में। हिज एजुकेशन कम्स फ्रॉम हिज स्कूलिंग। जो भी एजुकेशन मिल रखी थी एंजल क्लेयर को स्कूलिंग से ही, मतलब स्कूल तक ही पढ़ा हुआ था। एंड फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ अपने पर्सनल अनुभवों से एंजल क्लेयर सीख रखा था। He considered himself a free thinker. एंजल क्लेयर जो खुद को एक स्वतंत्र थिंकर मानता था। He distanced himself from the religious orthodoxy of his upbringing and seeks to live according to principle of reason, morality and individual conscience. अब जो एंजल क्लेयर है ना, खुद को रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, मतलब जिस धार्मिक रूढ़िवादिता के साथ उसका पालन पोषण हुआ ना, उस चीज़ से जो है एंजल क्लेयर खुद को दूर रखता है और चाहता है अपना लाइफ जीना अकॉर्डिंग टू रीजन, तर्क के आधार पर, मोरालिटी इट मीन्स नैतिकता के आधार पर, साथ ही साथ इंडिविजुअल कॉन्शियस इट मीन्स अंतर आत्मा की आवाज़ के आधार पर, मतलब अपने अंदर की आवाज़ सुनकर वो अपना लाइफ जीना चाहता है, ना कि जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी इट मीन्स धार्मिक जो एक रूढ़िवादिता चली आ रही थी उसके फैमिली में, तो उस चीज़ को वो फॉलो ना करके अपने हिसाब से अपना लाइफ जीता है एंजल क्लेयर। अब पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं।
उसके पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के बारे में आइडियलिस्टिक दिखाया गया है इस नॉवल में उसको। एंजल हैज़ ए डीपली रोमांटिक एंड आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ लाइफ। एंजल का जो व्यू रहता है जीवन को लेके वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एंड आइडियलाइज्ड, इट मीन्स आदर्शवादी रहता है। ही आइडियलाइजेस टीज एज ए सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड रूरल इनोसेंस। वह एंजल क्लियर जो है टीज को आइडियलाइज कर लेता है एक सिंबल के रूप में, शुद्धता के सिंबल के रूप में, और रूरल इनोसेंस इट मीन्स गांव वाला जो एक निर्दोषपन होता है ना, उस सिंबल के रूप में टीज को आइडियलाइज कर लेता है। हिज लव फॉर हर इज बेस्ड मोर ऑन हु ही इज इमेजिन्स हर टू बी देन हु सी ट्रूली इज। उसका जो प्यार रहता है, इट मीन्स एंजल क्लियर का जो लव रहता है टेस के लिए, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से टेस को इमेजिन करता है, किस तरीके से एक प्योरिटी और रूरल इनोसेंस का सिंबल मानता है। मतलब अपने अकॉर्डिंग वो टेस को प्यार करता है, जिस अकॉर्डिंग वो खुद इमेजिन कर रखा है टेस को, ना कि इस आधार पे कि व्हाट टीज एक्चुअली इज, या फिर टीज जो रियल में है ना, जो ट्रूली है टीज सच मतलब वास्तविकता में जो है, उससे प्यार नहीं करता, बल्कि वो जैसा इमेजिन कर रखा है टेस को, उस आधार पे जो है एंजल क्लियर टेस से प्यार करता है। यहाँ पे आपको एक कोटेशन मेंशन करना है जो कि हम भूल गए थे, उसको हम बाद में मेंशन किए हुए हैं, तो इस तरीके से कोटेशन वहाँ पे आएगा। वॉट ए फ्रेश एंड वर्जिनल डॉटर ऑफ नेचर दैट मिल्क मेड इज। इस तरीके का जो है लाइन एंजल क्लियर टेस्ट के लिए यूज़ करता है जब वो टेस्ट को प्योरिटी के सिंबल के रूप में और रूरल इनोसेंस के सिंबल के रूप में बताता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल बट नेव, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहता है लेकिन एक तरह से नेव भी रहता है, मतलब इमोशनल रहता है, हम लोग कह सकते हैं अपनी बुद्धि का कम यूज़ करता है, थोड़ा भोला रहता है। एंजल इज इंटेलिजेंट एंड वेल रीड। एंजल जो है इंटेलिजेंट है, काफ़ी बुद्धिमान है और पढ़ा लिखा भी है, बट ही इज़ ऑल्सो इमोशनली इमेच्योर इन मैनी वेज। लेकिन जो इमोशनली है, भावनात्मक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है। ही बिलीव हिमसेल्फ टू बी ब्रॉड माइंडेड। वो ऐसा मानता है कि वो जो है ब्रॉड माइंडेड है, उसका सोच जो है काफ़ी खुला विचार वाला है, उदारवादी सोच वाला है। बट वैन टेस कन्फेस हर पास्ट, लेकिन जब टेस जो है अपना पास्ट उसके सामने कन्फेस करती है, स्वीकारती है, हिज हिपोक्रेसी बिकम्स एपरेंट। तो उसका जो हिपोक्रेसी है, ये पाखंड है और ये दिखावा है ब्रॉड माइंडेड होने का, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, वो बिल्कुल दिखाई देता है क्लियरली रूप से। ठीक है, अब है प्रोग्रेसिव येट ट्रेडिशनल, कि किस तरह से विकासशील होता है, प्रोग्रेसिव रहता है लेकिन फिर भी वो परंपराओं को कहीं ना कहीं फॉलो करता है, ट्रेडिशनल रहता है। एंजल आउटवर्डली रिजेक्ट्स द कन्वेंशन ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। एंजल जो है आउटवर्डली, बाहरी रूप से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बाहरी आधार पर, जो विक्टोरियन समाज में कन्वेंशन चला आ रहा था, परंपरा चले आ रहे थे ना, उनको रिजेक्ट करता है, उनका पालन पोषण नहीं करता है। पार्टिकुलरली इट्स रिजिड रिलीजियस एंड क्लास स्ट्रक्चर, और विशेष रूप से विक्टोरियन सोसाइटी में, समाज में जो धार्मिक और क्लास स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा था ना, उस रूल्स को तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये बाहरी दिखावा के लिए। हाउएवर, हालांकि वैन टेस्टेड, जब उसकी जांच की जाती है, ही रिवर्ट्स टू दोज वेरी नॉर्म्स, तो वो क्या करता है, फिर से उन्हीं नॉर्म्स को मानने लगता है, उन्हीं नॉर्म्स पे, उन्हीं परंपराओं पे वापस आ जाता है। जजिंग टेस्ट हार्शली, और टेस्ट को बहुत बुरी तरीके से जज करता है, बहुत बुरा मानता है। एंड एबंडिंग हर, और साथ ही साथ टेस्ट को छोड़ देता है। वैन सी नीड्स हिम मोस्ट, मतलब जब टेस्ट को सबसे ज़्यादा जरूरत थी एंजल क्लियर की, जब वो अपना पास्ट स्वीकार की थी एंजल के सामने, उसी समय जो है एंजल क्लियर जो है टेस्ट को छोड़ के चला जाता है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से वो बाहरी रूप से दिखावा करता है कि वो प्रोग्रेसिव है, विक्टोरियन समाज का जो कन्वेंशन है, परंपरा है, उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल ही है। अब नेक्स्ट हम लोग मॉरल येट इनकंसिस्टेंट, इट मीन्स नैतिक रहता है लेकिन इनकंसिस्टेंट, इट मीन्स असंगत रहता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अल्दो एंजल क्लेम्स टू लिव बाय रैशनल एंड मॉरल प्रिंसिपल, हालांकि एंजल क्लेम करता है, दावा करता है कि वो तर्क के साथ और मॉरल प्रिंसिपल, इट मीन्स नैतिक शिक्षाओं के साथ, नैतिक नियमों के साथ लिव, इट मीन्स रहता है। हिज एक्शन ऑफ रिवील ए डबल स्टैंडर्ड, लेकिन जो उसके एक्शंस है इस नॉवेल में, वो जैसे जैसे काम करता है इस नॉवेल में, वो उसके डबल स्टैंडर्ड को दिखाते हैं, दोहरे चेहरे को दिखाते हैं। ही एक्सपेक्ट्स फॉरगिवनेस फॉर हिज ऑन अफेयर, वो खुद के अफेयर के लिए एक्सपेक्ट करता है, स्वीकारता है कि टेस्ट उसको माफ कर देगी। बट कैन नॉट फॉरगिव टेस्ट फॉर हर्स, लेकिन वो टेस्ट को उसके अफेयर के लिए या फिर उसके पाप के लिए माफ नहीं कर पाता है। इवन दाउ हर्ष वॉज नॉट कंसेंसुअल, हालांकि जो टेस्ट का अफेयर रहता है या टेस्ट जो भी फिजिकल रिलेशनशिप में रहती है एलेक के साथ, वो कंसेंसुअल नहीं था, इट मीन्स एक दोनों की मर्जी से किया गया अफेयर नहीं था। तो यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से वो मॉरल है लेकिन इनकंसिस्टेंट है। अब रोल इन नॉवेल, की नॉवेल में उसका क्या रोल रहता है उस बारे में पढ़ेंगे।
एंजल एंटर्स द नॉवेल एट द वेरी बिगनिंग। एंजल जो है इस नॉवेल में प्रवेश करता है बहुत ही स्टार्टिंग में ही नॉवेल के, एज द नेमलेस यंग मैन। स्टार्टिंग में जो आता है तो उसका नाम नहीं बताया जाता है, लेकिन दिखाया जाता है कि एक युवा आया है हु डांसेस विद द गर्ल्स ऑफ मार्लोट, जो कि मार्लोट की गर्ल्स के साथ, मार्लोट की लड़कियों के साथ डांस करता है, एंड देन डिसअपियर्स, उसके बाद वहां से गायब हो जाता है नॉवेल से। ही रीअपियर्स एट टैलबॉथे, वो फिर से टैलबॉथेज में रीअपियर होता है, दोबारा प्रकट होता है। व्हेन ही इज 26 एंड टेस इज 20, जब वो 26 साल का था और जो टेस थी वो 20 साल की थी। यहाँ पे जो टैलबॉथे है ना वो डेयरी था जहाँ पे एंजल क्लेयर काम करता था, और बाद में टेस भी काम ढूंढते हुए इसी डेयरी में पहुंची थी, टैलबॉथे में। एंजल फॉल इन लव विद टेश, अब एंजल को जो है प्यार हो जाता है टेश से, एंड वांट्स टू मैरी हर, उससे शादी करना चाहता है। बट हिज फैमिली वाज चूजेस मर्सी चैंट टू बी हिज ब्राइड, लेकिन जो एंजल क्लेयर की फैमिली रहती है ना उसके लिए एक मर्सी चैंट नाम की लड़की को ढूंढती है, उसके ब्राइड के रूप में पसंद करती है। ही disappointed in their choice because he wants a wife willing to work the same jobs and hours as himself. It means एंजल क्लेयर जो है अपने फैमिली के चॉइस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहता है, निराश रहता है, क्योंकि वो ऐसी वाइफ चाहता था जो कि उसकी तरह वही काम करे जो काम वो घंटों तक करता रहता है ना, जैसे फार्मिंग करता रहता है, तो वो चाहता था ऐसी वाइफ मिले जो मेरे साथ यही फार्मिंग घंटों तक करती रहे। एंजल चूजेस टेस, अब एंजल जो है टेस को चूज कर लेता है विदाउट एवर हैविंग हिज फैमिली मेट हर, बिना उसके फैमिली से, इट मीन्स बिना टेस के फैमिली से मिले, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता किए जो है ना, यहाँ पे एंजल क्लेयर जो है टेस को शादी के लिए चूज कर लेता है या फिर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इन द वेडिंग इवनिंग, अब शादी के शाम वाले दिन ही एंजल प्रोमिसेस टू टेल टेस ऑल ऑफ हिज फॉल्ट, एंजल प्रॉमिस करता है टेस को कि वो अपनी सारी गलतियों को जो है स्वीकारेगा, बता देगा अपने पास्ट के बारे में टेस को। ही एडमिट्स हिज अफेयर इन लंदन, वो स्वीकारता है कि कैसे उसका लंदन में अफेयर था। ही प्लंग्ड इनटू ए 48 आवर्स डिसिपेशन विथ ए स्ट्रेंजर, कि कैसे वो 48 आवर कंटिन्यू एक स्ट्रेंजर के साथ रिलेशनशिप में रहा या फिर अवैध संबंध बनाया, तो उस चीज़ के बारे में वो बताता है एक अजनबी के साथ। When Tess tells Angel about her sin, और वहीं जब दूसरी तरफ जब टेस बताती है अपने पाप के बारे में एंजल को, एंजल्स फेस विथ हर्स, तो एंजल का चेहरा जो है ना सिकुड़ जाता है, एकदम शांत पड़ जाता है। एज ही क्राइज आउट दैट दिस कैन नॉट बी ट्रू, और उसके बाद वो बहुत चिल्ला चिल्ला के रोता है कि ये सच नहीं हो सकता है। सी बेग्स फॉर हिज फॉरगिवनेस, अब सी इट मीन्स यहाँ पे जो टेस है उससे पूरा माफ़ी मांगने की कोशिश करती है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, ऐसा मतलब गिड़गिड़ाती है पूरा। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे टेस स्टेटमेंट यूज़ करती है माफ़ी मांगते हुए, उसी को एज ए कोटेशन हम यूज़ कर रखे हैं। इन द नेम ऑफ आवर लव फॉरगिव मी, कि प्लीज़ मेरे हम दोनों के प्यार के लिए मुझे माफ़ कर दो। आई हैव फॉरगिवन यू फॉर द सेम, मैंने तुमको फॉरगिव किया, माफ़ किया सेम उसी चीज़ के लिए। फॉरगिव मी एज यू आर फॉरगिवन, उसी तरह हमको माफ़ कर दो जैसे तुम माफ़ किए गए। तो इस तरीके का स्टेटमेंट यूज़ करते हुए जो टेस है यहाँ पे माफ़ी मांगती है एंजल से। एंजल रिजेक्ट्स टेस एज ए वाइफ, अब एंजल लेकिन क्या करता है एक वाइफ के रूप में टेस को रिजेक्ट कर देता है, एंड बिगिन हिज एक्सकर्शन टू ब्राज़ील, और फिर अपना एक्सकर्शन इट मीन्स भ्रमण शुरू कर देता है ब्राज़ील के लिए। मतलब यहाँ पे टेस को छोड़ के जो है ना सब चीज़ों से दूर एंजल क्लेयर ब्राज़ील चला जाता है। व्हेन एंजल क्लेयर लीव्स टेस, अब जब एंजल क्लेयर टेस को छोड़ दिया, शी बिगिंस टू बिलीव दैट हर हस्बैंड विल वन डे रिटर्न टू हर, लेकिन यहाँ पे टेस को यकीन रहता है कि उसका जो हस्बैंड है इट मीन्स जो एंजल क्लेयर है एक दिन उसके लिए ज़रूर वापस आएगा, एंड दे विल बी यूनाइटेड फॉर एवर, उसके बाद वो लोग हमेशा साथ रहेंगे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, टेस मैरिड एलेक एंड लिव्स ए फेल्ड मैरिड लाइफ, टेस जो है एलेक से शादी करती है और एक फेल्ड मैरिड लाइफ और सफल विवाहित जीवन जीने लगती है। सडनली एंजल क्लेयर रीअपियर्स, हम बताए थे फिर से दोबारा जो है एंजल क्लेयर रीअपियर होता है, प्रकट होता है इन टेस लाइफ, टेस के लाइफ में। दे बोथ आर सरप्राइज टू सी ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं। ही आस्क टेस फॉर फॉरगिवनेस, और एंजल क्लेयर जो है दोबारा आने के बाद टेस से माफ़ी मांगता है। टेस कैन यू फॉरगिव मी फॉर गोइंग अवे, बोलता है क्या टेस तुम मुझे माफ़ कर सकती हो तुमसे दूर जाने के लिए। एट द एंड एंजल कन्विंस टेस टू मैरी हिम, इस नॉवेल के अंत में जो है एंजल कन्विंस कर लेता है टेस को उससे शादी करने के लिए, फिर माफ़ करने के लिए, हम बताएंगे इससे पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में। दस टू कंक्लूड, इस प्रकार कंक्लूजन के लिए इट मीन्स निष्कर्ष के लिए, थॉमस हार्डी प्रेजेंटेड एंजल क्लेयर एज बोथ, थॉमस हार्डी जो है एंजल क्लेयर को प्रेजेंट किए हुए हैं, दिखाए हुए हैं दोनों के रूप में, द हीरो
एंड एट सेम पॉइंट द विलन ऑफ द नॉवेल। एक तरफ तो हीरो बताए हुए हैं कि किस तरीके से वो टेस्ट को पसंद करता है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से वो टेस्ट को रिजेक्ट कर देता है ना, तो एक विलन के रूप में भी दिखाए हुए हैं। एंजल क्लेयर के अंदर यहाँ पे दोनों क्वालिटीज देखने को मिलती है, हीरो वाली क्वालिटीज भी है और एक विलनस, इट मीन्स विलन वाली क्वालिटी भी है इस नॉवल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का दोनों क्वेश्चन का आंसर, इट मीन्स एंजल क्लेयर का कैरेक्टर स्केच भी खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग को पता होगा कि 1 मई 2024 से सारे टॉपिक का PDF पेड है और एक टॉपिक के PDF का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो अगर इस टॉपिक का PDF चाहिए आपको तो आप 30 रुपीज़ पेड करके ले सकते हो PDF। पेड PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।